आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा ब्लॉग। सोमनाथ को बताया भारत के करोड़ों फर्जिंदों की इज्जत नफ्स की कहानी। कहा मिटाने की सोच रखने वाले खुद मिट जाते हैं। वजीर आज़म 11 जनवरी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में करेंगे शिरकत। उमर खालिद और शर्जिल इमाम अब भी रहेंगे जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की मुस्तरद। 5 दीगर मुल्जिमान को मिली जमानत। बीजेपी ने दिल्ली फिसादात को बताया वोट बैंक की एक बड़ी साजिश। कहा कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग की हिमायत करने के लिए माफी चाहिए मांगनी। खुद इंसारी की तरफ हिंदुस्तान की बड़ी छलांग। जदीद तरीन देसी जहाज समुद्र प्रताप हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड के बेड़े में हुआ शामिल। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इसे पानी में उतारा। जहाज की तामीर में 60% देसी साजो सामान का किया गया इस्तेमाल। पंजाब में अमनो अमान तबाह। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के एक रहनुमा को दिन दहाड़े किया गया कत्ल। फायरिंग का वाकया सीसीटीवी में कैद। बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने कहा वजीर आला भगवंत मान और सुपर सीएम केजरीवाल पंजाब में कर रहे हैं मजे, जबकि अमनो अमान हो रहा है तबाह, अवाम है परेशान। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा एडिशन आज से दमन और दीव में होगा शुरू। खेलों के 8 मुकाबलों में 2100 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। ये गेम्स 10 जनवरी तक रहेंगे जारी। खबरें अब तफसील से। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को मनाने के लिए सोमनाथ में साल भर मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। खासतौर पर 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में कई मजहबी और समाजी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इस दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ का दौरा करेंगे। इससे पहले वजीर आज़म मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हमले की 1000वीं बरसी के मौके पर एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने लिखा जय सोमनाथ। साल 2026 सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर पहले हमले की 1000वीं बरसी मनाएगा, जो हमारे लिए मजहबी तौर पर निहायत अहम है। बार बार हमलों के बावजूद हमारा सोमनाथ मंदिर अब भी कायम है। सोमनाथ हकीकी मायनों में मादर हिंद के लाखों बहादुर बेटों की इज्जत नफ्स और बेमिसाल जुर्रत की दास्तान है, जिनके लिए अपनी सकाफत और तहजीब हमेशा ही अव्वलीन तरजीह रही है। इस पोस्ट में वजीर आज़म ने तस्वीर के साथ एक मजमून भी शेयर किया। मजमून में वजीर आज़म मोदी ने लिखा सोमनाथ। इन अल्फाज को सुनकर हमारे दिमाग और दिल फ़ख्र और मजहबी जोश खरोश से भर जाते हैं। बदकिस्मती से यही सोमनाथ गैर मुल्की हमलावरों का निशाना बन गया। इस अजीम मजहबी मकाम पर पहले हमले को 1000 साल मुकम्मल हो रहे हैं। हमले के बारे में वजीर आज़म ने मजीद लिखा ये एक ऐसा दुख है जिसका दर्द इतना वक्त गुजरने के बाद भी महसूस होता है। 1000 साल बाद भी ये मंदिर फ़ख्र से खड़ा है। सोमनाथ की कहानी भारत के लाखों फर्जिंदों की इज्जत नफ्स की दास्तान है। इसकी हिफाजत के लिए अजीम मर्दों और औरतों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हर बार नस्ल दर नस्ल लोगों ने मंदिर को दोबारा से तामीर किया है। वज़ीर आज़म ने लिखा जो लोग मिटाने की सोच रखते हैं वो खुद मिट जाते हैं, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी हमारे यकीन की बुनियाद बनकर खड़ा है। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के ताउन का जिक्र करते हुए मजमून में लिखा कि आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ की अहम जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में आई। 11 मई 1951 को सोमनाथ के शानदार मंदिर के दरवाजे अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा कि वो इस तकरीब से ज़्यादा खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि मौजूद सदर और वज़रा तकरीब का हिस्सा बने, लेकिन राजेंद्र बाबू साबित कदम रहे और फिर जो हुआ उससे एक नई तारीख रकम हुई। वज़ीर आज़म ने लिखा कि अगर सोमनाथ मंदिर जो 1000 साल पहले तबाह हो गया था अपनी पूरी शान शौकत के साथ दोबारा तामीर किया जा सकता है, तो हम 1000 साल पहले का खुशहाल हिंदुस्तान भी बना सकते हैं। साल 2026 में सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले की 1000 साल पूरे हो रहे हैं। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मसला सियासत का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की शनाख्त, इज्जत नफ्स और मुस्तकबिल का मामला है। उन्होंने याद दिलाया कि 1951 में सरदार पटेल की कोशिशों से पंडित नेहरू की मुखालफत के बावजूद सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मौजूदगी में मंदिर को दोबारा से तामीर किया गया था। 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद
प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश ही नहीं है, वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में लगातार 2 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अर्थात जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने मजीद कहा कि प्रोफेसर आर.जी. रमन की तरफ से बनाई गई एक वेबसाइट में आलमी तारीख में नस्ल कशी की तफसीलात मौजूद हैं। इनमें दावा किया गया है कि तुगलक, खिलजी और मुगल अदवार में हिंदुस्तान में 6 से 8 करोड़ लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि इतने सानेहात के बावजूद भारत जिंदा रहा, आज़ाद हुआ और आज अपनी इक़दार और अंदरूनी ताकत की वजह से आगे बढ़ रहा है। प्रोफेसर आर.जी. रमन ने डिवो साइट बनाई है जिन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री का पूरा किया है, कब कब कितने लोग मारे गए, उसमें तुगलक के दौर में कितने मारे गए, खिलजी के दौर में कितने लाख मारे गए, मुगल के दौर में कितने मारे गए, कुल मिलाकर उन्होंने 60 मिलियन से 80 मिलियन लोगों के मैसेकर की बात कही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मजाक मत उड़ाइए, यह देश उसके बाद भी आज जीवित है, स्वतंत्र हुआ और उसके बाद प्रखरता के साथ आगे बढ़ रहा है अपनी उस शक्ति के कारण, जिसे समझिए और आश्वस्त रहिए कि आज जब पूरी दुनिया लड़ाई लड़ने में लगी हुई है, मैं देशों का नाम नहीं ले रहा हूं, सब एक दूसरे को के ऊपर आक्रमण करने और आधिपत्य में लगे हैं, उसमें यदि भारत का राइज हो रहा है तो इन मूल्यों को स्थापित करने के लिए हो रहा है जो विध्वंस और हिंसा के खिलाफ होगा। इंडिया इज ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड but to motivate the world. आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली फिसादात की साजिश के अहम मुल्जिम उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 5 दीगर मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली फिसादात में उमर खालिद और शर्जिल इमाम का किरदार दीगर मुल्जिमान से मुख्तलिफ है, इसलिए अगर इस्तगासा की गवाही 1 साल के अंदर मुकम्मल ना हुई तो उमर खालिद और शर्जिल इमाम ज़ैली अदालत में नई जमानत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। इससे पहले 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िमीन और दिल्ली पुलिस के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज रखा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2020 के शुमाल मशरक़ी दिल्ली फिसादात से पहले तशद्दुद भड़काने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर पुलिस ने उमर खालिद, शर्जिल इमाम और कई दीगर को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली फिसादात पर अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी हिमायत करने वाली पार्टियां और अफराद को भी सज़ा मिलनी चाहिए। माननीय कोर्ट द्वारा जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली फिसादात के मुल्जिम उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार के बाद कहा है कि दिल्ली फिसादात कोई इत्तफाकी वाक़या नहीं था, बल्कि एक बड़ा वोट बैंक ऑपरेशन था। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कुछ लोग मुल्क के अमन और समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम, उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया है। जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूँगा हिंदू विरोध का, और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। जैसे अभी हमने हाल ही में कई देशों में देखा है, जिसके लिए दुआ इबादत भी रोज़ कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं कि हिंसात्मक रूप से यहाँ पर सत्ता का तख्ता पलट करवाया जाए। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर हिंदू विरोधी नरसंहार जिस प्रकार से 1000 वर्ष पहले भी हमने देखा था, उसी प्रकार से करवाया गया।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मकामी आलूदगी पर काबू पाने वाले जहाज़ समुद्र प्रताप को भारतीय कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल किया। कोची में तैनात ये जहाज़ आलूदगी कंट्रोल, समुद्री निगरानी और भारत के समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीगर फ़राइज़ अंजाम देगा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अशोक कुमार भामा की कमान में इस जहाज़ पर 14 अफसरान और 115 अहलकार तैनात हैं। इस हमले में 2 ख़वातीन अफसरान की पहली तैनाती शामिल है जो अपने मर्द हम मनसबों के साथ खिदमात अंजाम देंगी। ICGS समुद्र प्रताप की लॉन्चिंग तकरीब में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फोर्स की तारीफ की और उसकी सलाहियतों को उजागर किया। ये जहाज़ 114.5 मीटर लंबा है और इसका वज़न तकरीबन 4200 टन है। समुद्र प्रताप की रफ्तार 22 नॉट से ज़्यादा है। वज़ीर दिफा ने कहा कि यह जहाज़ कई जदीद टेक्नोलॉजीज़ और सेंसर से लैस है। ये एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और एक खुदकार पावर मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इसमें एक आला सलाहियत का बैरूनी फायर फाइटिंग सिस्टम भी है। इससे न सिर्फ समुद्री आलूदगी पर काबू पाया जाएगा बल्कि हिंदुस्तानी साहिल की दिफा, गश्त और आफात से निमटने की सलाहियतों में भी इजाफा होगा। ये जहाज़ 7500 किलोवाट के 2 डीजल इंजनों से लैस है। ये जहाज़ जैसे जैसे समुद्र की लहरों पर सफ़र करेगा, कौम का एतमाद भी बढ़ेगा। यह शिप जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ हमारे कोस्ट गार्ड्स का और भारत का आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका मैं मानता हूं यहीं तक सीमित नहीं है। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी उतना ही सक्षम है, कोस्टल पेट्रोल में भी उतना ही प्रभावी है और मैरीटाइम सेफ्टी को मजबूत करने में भी उतना ही यह महत्वपूर्ण है। देसी आलूदगी पर काबू पाने वाले जहाज समुद्र प्रताप की लॉन्चिंग तकरीब में वज़ीर दिफा ने कहा कि जहाज के 60% अज्जा मुल्क में बनाए गए हैं। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत पहल की कामयाबी को जाहिर करता है, लेकिन हमें इसे 90% तक ले जाने की जरूरत है। इस शिप की एक और खास बात यह है, इसमें 60% से अधिक इंडिजिनस मटेरियल्स का ही उपयोग हुआ है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ यह एक मजबूत कदम है। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। इतने कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म में भी इस लेवल का इंडिजिनस कंटेंट यह दिखाता है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब काफी मैच्योर हो चुकी है। अगली खबर पंजाब से। पंजाब में अमन व अमान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत को अमन व अमान की सूरत हाल पर सवालात का सामना है। अमृतसर के मैरीगोल्ड रिजॉर्ट में शादी की तकरीब के दौरान आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वाक़े को कैसे अंजाम दिया गया। 2 नौजवान शादी की तकरीब में पहुंचे और सरपंच जरमल सिंह के सर में गोली मार दी, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। पंजाब में इस किस्म का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल कबड्डी के खिलाड़ियों और हिंदू लीडरों को कत्ल किया जा चुका है और अब आम आदमी पार्टी की हुकूमत में भी खुद उनके लीडर महफूज नहीं है। पुलिस का कहना है कि वो इतला मिलने पर जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और मामले की जाँच कर रही है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने पंजाब में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत पर शदीद हमला किया है। शहजाद पूनावाला ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला भगवंत मान और सुपर CM अरविंद केजरीवाल ताकत के नशे में हैं, जबकि आवाम को तकलीफ हो रही है। भगवंत मान और सुपर CM केजरीवाल मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जनता वहां पर त्रस्त है और कानून व्यवस्था इस प्रकार से खत्म हो चुकी है पंजाब में। संतुलन बनाए रखा जा सके। जोड़बीड़ बीकानेर ये संदेश देता है कि अगर प्रकृति की सुरक्षा सामूहिक प्रयास से हो तो पक्षियों के लिए सुरक्षित आसमान सुनिश्चित किया जा सकता है। जो प्रवासी पक्षी हैं यहाँ पर आते हैं, सर्दी के मौसम में आते हैं और मार्च तक वापस प्रस्थान कर जाते हैं। पर हाँ, आवश्यकता है इनको संरक्षित रखने की। इनके लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, इनको ध्यान में रखा जाए कि इनका संरक्षण कैसे हो सके, इन्हें स्ट्रे डॉग से बचाया जा सके। प्रशासन इसके लिए कार्य कर रहा है। यहाँ बर्ड वॉच टावर बने हैं, इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है, परंतु इसके साथ साथ ही और भी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। मैं DD न्यूज़ बीकानेर से डॉक्टर मुदिता कोटली, दूरदर्शन न्यूज़ जयपुर के लिए।
और गुजरात के आदिवासी बहुल डांग जिले में युवा किसान जिग्नेश भोई ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक बागवानी की मिसाल पेश की है। 10वीं तक पढ़े जिग्नेश ने सरकारी सब्सिडी का लाभ लेकर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की और लाखों की कमाई की। डांग जिले में पहले नागली, ज्वार और धान जैसी फसलें उगाई जाती थीं। उन्होंने सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर खेती का तरीका बदला। पिछले 4-5 वर्षों से वह स्ट्रॉबेरी, टमाटर और सफेद मूसली की खेती कर रहे हैं। वर्तमान में 2 एकड़ में करीब 40,000 पौधे लगाए गए हैं। गौरतलब है कि इस सीजन में 20 से 25 लाख रुपए की आय की उम्मीद है। स्ट्रॉबेरी की आपूर्ति अहवा, सापुतारा के साथ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट के बाजारों में की जा रही है। बागवानी विभाग के अनुसार पौधों, मल्चिंग पेपर और ड्रिप सिंचाई पर 75% सब्सिडी दी जाती है। जिग्नेश की सफलता से गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हुए हैं और अब 4 और किसान इस खेती से जुड़ चुके हैं और गांव में लगभग 20 लोगों को रोजगार मिल रहा है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रोफेसर ओपी चौधरी को मधुमक्खी बक्से के लिए विकसित मल्टीपर्पस डिस्पेंसर पर भारत सरकार से डिजाइन पेटेंट मिला है और इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने वैज्ञानिक को बधाई दी। उन्होंने बताया कि ये डिस्पेंसर मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और बीमारियों की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है और इसके माध्यम से ठोस, द्रव, पाउडर और जेल जैसे विभिन्न फॉर्मुलेशन का सुरक्षित उपयोग किया जा सकता है। डिस्पेंसर को मधुमक्खी बॉक्स में अलग अलग स्थानों पर आसानी से लगाया जा सकता है और इसके प्रयोग से मधुमक्खियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और शहद व अन्य उत्पादों में जहरीले रसायनों के अवशेष से बचाव होता है। गौरतलब है कि उपकरण एपिक्स मेलिफेरा और एपिक्स सेरेना दोनों प्रजातियों के लिए निजाम FRS इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां ये खुसूसियत दस्तयाब नहीं है, वहां UIDAI पर मबनी आधार फेस RD ऐप के जरिए तस्दीक की जा रही है। 31 दिसंबर 2025 तक मुल्कगीर स्कीम के तहत FRS के जरिए 24.29 लाख मुस्तफिदीन का इंदराज किया गया है। इस स्कीम के तहत इस्तेफादा कुनंदगान तक रसाई को आसान बनाने के लिए विजारत ने ड्यू लिस्ट पहल शुरू की है। पोषण ट्रैकर के डेटा की बुनियाद पर हामला और दूध पिलाने वाली माओं की फहरिस्त मुरत्तब की जाती है जो मुकर्ररा मयार पर पूरा उतरती हैं। 31 दिसंबर 2025 तक 16.23 लाख मुस्तफिदीन को ड्यू लिस्ट के जरिए स्कीम में शामिल किया गया है। एक मरबूत शिकायत के इजाले का निजाम भी शुरू किया गया है। एक बार PMMBY पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद फायदा उठाने वाले को टिकट नंबर के साथ एक SMS भेजा जाता है। इस सिस्टम के जरिए 3 तरीकों से शिकायत दर्ज की जा सकती है। पहला PMMBY पोर्टल, दूसरा PMMBY हेल्पलाइन 1515 और तीसरा CP ग्राम्स के जरिए। इन पोर्टल्स पर दर्ज करदा तमाम शिकायत बराह रास्त मुताल्लिका रियासत या मरकज के जेर इंतजाम इलाके को भेजी जाती है, जिन्हें 30 दिनों के अंदर इनको हल करने की हिदायत दी जाती है। 30 नवंबर 2025 तक मौसूल होने वाली 60,000 से ज्यादा शिकायतों में से 85% से ज्यादा को हल कर लिया गया है। तो ये थी बात प्रगति की, यानी मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की की। दीगर खबरों में IRCTC घपले में RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी दरख्वास्त पर CBI को नोटिस जारी किया है। लालू यादव ने अपने खिलाफ इल्जाम तय करने के निचली अदालत के हुक्म को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। काबिल जिक्र है कि अक्टूबर 2023 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, उनकी अहलिया राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ बदनवानी और मुजरिमाना साजिश के इल्जाम तय किए थे। ये मामला रेलवे में मुबैना बेज़ाब्तियों से जुड़ा है, जब लालू यादव मरकज में रेलवे के वजीर थे।
क्रिएटर्स कॉर्नर में आइए शुभम शुक्ला से शुरुआत करते हैं। शुभम अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकारी स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत की अहम तरीन देही तरक्याती स्कीम के बारे में एक वीडियो भी पोस्ट किया है। विकसित भारत जी राम जी अपने वीडियो में इस स्कीम का मनरेगा से मवाजना करते हुए शुभम ने बताया कि ये स्कीम शफाफ होने के साथ साथ गाँव वालों के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद भी है। और कौमी परिंदों का दिन हर साल 5 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि परिंदे सिर्फ कुदरत का हुस्न नहीं है बल्कि पूरे कुदरती निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। कौमी परिंदों के दिन का मकसद परिंदों और उनकी रिहाइशगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करना है। इस तरह कुदरत और माहौलियाती निज़ाम का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है। गैर मुल्की खबरों में अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी के बायस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल UNSC ने आज हंगामी इजलास तलब किया। सिफारतकारों के मुताबिक कोलंबिया ने रूस और चीन की हिमायत से 15 रुकनी कौंसल के इजलास की दरख्वास्त की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अमरीकी इक़दाम पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इस बीच अमेरिका में FBI, DEA और अमरीकी महकमा इंसाफ ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि निकोलस मादुरो को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए एक पेचीदा और आला सतही कानून नाफिज करने वाले ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। यह ऑपरेशन कई माह की मनसूबाबंदी और मुख्तलिफ अमरीकी एजेंसियों के दरमियान ताउन के बाद मुकम्मल किया गया है। महकमा दिफा ने ऑपरेशन की क़यादत की जबकि FBI और DEA की खुसूसी टीमों ने 2 आला ख़तरे वाले अफराद की महफूज हिरासत और मुंतकली को यकीनी बनाया। आला हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई बड़े पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग और मुतालिका जराइम के खिलाफ जारी कानूनी कार्रवाई का हिस्सा थी। मुश्तरका बयान में कहा गया कि अमेरिका ने इस केस को पुरअमन और कानूनी चाराजोई से हल करने के लिए तमाम मुतबादिल को इख्तियार किया। महकमा इंसाफ ने इसे कानून की हुक्मरानी, एहतसाब और अमरीकी कौमी सलामती के लिए अपनी वाबस्तगी की एक मिसाल करार दिया और ऑपरेशन में शामिल तमाम एजेंसियों और एहलकारों की सताइश की। खेल की खबरों में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का दूसरा एडिशन आज से शुरू होने वाला है। दादर नगर हवेली और दमन दीव के साहिल इस अजीम शान तकरीब की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 25 रियासतों और 6 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 1300 से ज़्यादा खिलाड़ी दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के 6 इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। इनमें मेज़बान दादर और नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का इनेकाद 5 से 10 जनवरी तक किया जाएगा। खेलों के साथ जोड़ना वगैरह भी शामिल है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।